नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तहों में उतर रहे हैं जो शायद इंसानी अनुभव का सबसे केंद्रीय हिस्सा है, प्रेम। हमारे पास स्रोत के तौर पर प्रेम के विभिन्न आयाम शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश हैं और इन अंशों के जरिए हमारी कोशिश रहेगी प्रेम की अलग-अलग शक्लों, उसके मतलब और उसकी गहराई को समझने की। ठीक है, चलिए इसे खोल के समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है, जैसा कि ये स्रोत भी इशारा करते हैं कि प्रेम कोई क्या कहते हैं, एक सीधी-सादी चीज़ नहीं है। ये सिर्फ़ एक एहसास भर नहीं, बल्कि रिश्तों का एक एक जटिल जाल है। स्रोत खुद बताते हैं कि कैसे ये अलग-अलग हालातों में अलग-अलग लोगों के लिए बिल्कुल जुदा मायने रख सकता है। तो ये महज़ भावनाओं की बात नहीं है। ये हमारे जुड़ाव, हमारे संबंधों की बुनियाद भी है। हाँ, और स्रोत इस जटिलता को समझने के लिए इसे कुछ मुख्य आयामों में बांटकर देखते हैं। हुँ। सबसे पहला जिक्र आता है भावनात्मक बंधन यानी इमोशनल बॉन्ड का। स्रोत इसे देखभाल, स्नेह और लगाव की एक मजबूत भावना बताते हैं। कुछ वैसा जो हम परिवार के सदस्यों, करीबी दोस्तों या अपने साथी के लिए महसूस करते हैं। ये वो एक अदृश्य धागा है शायद, जो हमें आपस में बांधे रखता है। और ये भावनात्मक बंधन वाकई वाकई रिश्तों की जड़ है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि यही मानवीय रिश्तों की नींव तैयार करता है। जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, देखभाल, स्नेह, लगाव, ये सिर्फ बंधन बनाते ही नहीं, बल्कि उसे वक्त के साथ सींचते भी हैं, उसे गहरा करते हैं। सोचिए, बिना इस एहसास के कि कोई हमारी परवाह करता है, हमें समझता है, रिश्ते कितने खोखले लगेंगे। यही बंधन हमें सुरक्षा और अपनेपन का एहसास देता है। ये बात तो है, पर क्या स्रोत इस बात पर भी कुछ रोशनी डालते हैं कि जैसे परिवार के प्रति जो बंधन है और दोस्तों के प्रति जो बंधन है, उसमें कोई फर्क होता है या ये मूल भावना एक जैसी ही है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर शायद इस तरह का वर्गीकरण न करें, लेकिन वो देखभाल और स्नेह जैसे व्यापक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि मूल भावना, मतलब किसी दूसरे इंसान की भलाई चाहना और उससे जुड़ाव महसूस करना, वो शायद एक जैसी ही है। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी तीव्रता या अभिव्यक्ति वो रिश्तों के हिसाब से थोड़ी अलग हो। परिवार में ये ज्यादा सहज और शायद गहरा हो सकता है। दोस्तों के साथ शायद आपसी पसंद और साझा अनुभवों पर ज्यादा आधारित हो, लेकिन वो बुनियादी जुड़ाव वो दोनों में मौजूद है। समझ गए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे आयाम पर, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित रहता है, रोमानी प्रेम यानी रोमांटिक लव। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ आकर्षण या खिंचाव नहीं है, इसमें जुनून, विश्वास और प्रतिबद्धता का एक गहरा मिश्रण होता है, और यही मिश्रण दो लोगों को जिंदगी साथ बिताने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ वो पहली नजर वाले प्यार से कहीं आगे की बात है ना। बिल्कुल। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि स्रोत सिर्फ जुनून या वो शुरुआती कशिश पर ही नहीं रुक जाते, वो विश्वास और प्रतिबद्धता पर बराबर का जोर देते हैं। यही वो चीजें हैं जो रोमानी प्रेम को, मान लीजिए, एक गहरी दोस्ती या पारिवारिक स्नेह से थोड़ी अलग पहचान देती हैं। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ भावनाओं का ज्वार नहीं है, बल्कि एक सचेत चुनाव भी है। एक दूसरे के साथ खड़े रहने का, मुश्किल वक्त में साथ निभाने का एक तरह का वादा। जुनून तो वक्त के साथ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन विश्वास और प्रतिबद्धता ही रिश्ते को टिकाऊ बनाते हैं। मतलब स्रोत ये कह रहे हैं कि रोमानी प्रेम में भावनाओं के साथ साथ एक तरह का इरादा या संकल्प भी शामिल है। हाँ, ऐसा लगता तो है। स्रोत प्रतिबद्धता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उससे यही ध्वनि निकलती है। ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से एक्टिवली काम करने की भी बात है। इसमें एक दूसरे की जरूरतों को समझना, मुश्किलों का मिलकर सामना करना और भविष्य के लिए साझा सपने देखना, ये सब शामिल हो सकता है। ये जुनून के साथ गहराई का मेल है दरअसल। ये वाकई प्रेम का एक बहुत ही गहरा रूप है। अच्छा, अब अगर हम तीसरे आयाम की ओर बढ़ें, तो स्रोत बात करते हैं निस्वार्थ प्रेम या करुणा की, जिसे अंग्रेजी में सेल्फलेस लव या कंपैशन कहा गया है। स्रोत इसे बिना किसी वापसी की उम्मीद के दूसरों की देखभाल करने के भाव के रूप में समझाते हैं। जैसे माता पिता का अपने बच्चे के लिए प्यार, या फिर और बड़े पैमाने पर देखें तो पूरी मानवता के लिए दया का भाव। और इस निस्वार्थ प्रेम का दायरा बहुत बड़ा है। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये सिर्फ हमारे करीबी रिश्तों तक ही महदूद नहीं है। मानवता के प्रति दया का उदाहरण दिखाता है कि इसका एक सामाजिक और एक नैतिक पहलू भी है।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यही भावना है जो हमें परोपकार, समाज सेवा और दूसरों के दुख को समझने और कम करने की प्रेरणा देती है। ये हमें अपने मैं से थोड़ा ऊपर उठाकर हम के बारे में सोचने में मदद करती है। लेकिन क्या स्रोत इस बात पर भी कुछ कहते हैं कि ये निस्वार्थ प्रेम आता कहाँ से है? क्या ये कोई सीखी हुई चीज है या इंसानी फितरत का हिस्सा है? स्रोत सीधे तौर पर इसकी उत्पत्ति पर तो विस्तार से नहीं जाते, लेकिन जिस तरह से इसे बिना अपेक्षा के देखभाल के रूप में परिभाषित किया गया है, उससे लगता है कि ये सहानुभूति यानी एम्पैथी से गहराई से जुड़ा है। दूसरों की भावनाओं को महसूस करने और समझने की क्षमता, चाहे वो माता पिता का वो सहज स्नेह हो या किसी अजनबी की मदद करने का भाव, कहीं न कहीं दूसरे के भले की इच्छा इसमें निहित है। ये शायद हमारी सामाजिक प्रवृत्ति का ही एक हिस्सा है। हाँ, जिसे हम सचेत रूप से विकसित भी कर सकते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे ये प्रेम सिर्फ व्यक्तिगत दायरे से निकलकर समाज तक फैल सकता है। अब चौथे आयाम पर आते हैं, जिसकी आजकल काफी चर्चा होती है, आत्म प्रेम या सेल्फ लव। स्रोत इसे खुद का सम्मान करने, खुद को महत्व देने और अपनी देखभाल करने के रूप में परिभाषित करते हैं। ये थोड़ा अलग इसलिए लगता है क्योंकि इसमें ध्यान दूसरों से हटकर खुद पर आ जाता है। हाँ, पहली नज़र में ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, खासकर निस्वार्थ प्रेम के संदर्भ में देखें तो, लेकिन स्रोत इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि खुद का सम्मान करना और अपनी देखभाल करना ये दूसरों के साथ स्वस्थ रिश्ते बनाने की नींव है, फाउंडेशन है। जब हम खुद को महत्व नहीं देते, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हैं, तो हमारे रिश्तों में भी असंतुलन आने का खतरा रहता है। स्रोत के अनुसार आत्मप्रेम कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत के मुताबिक अगर कोई खुद से प्रेम नहीं करता तो वो दूसरों से भी ठीक से प्रेम नहीं कर सकता? क्या ऐसा है? और स्रोत सीधे तौर पर शायद इतनी कठोर रेखा न खींचें, लेकिन वो इस कनेक्शन की ओर इशारा जरूर करते हैं। उनका कहना है कि खुद का सम्मान करना और महत्व देना जरूरी है। अगर हम खुद का ही सम्मान नहीं करते तो हम दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारा सम्मान करें, या हम दूसरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार कैसे कर पाएंगे? इसी तरह अपनी भावनात्मक जरूरतों को समझना और पूरा करना, ये हमें दूसरों पर भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा निर्भर होने से बचाता है। तो ये एक तरह से स्वस्थ रिश्तों के लिए जमीन तैयार करता है। ये दूसरों से प्रेम करने की क्षमता को कम नहीं करता, बल्कि उसे ज्यादा संतुलित और शायद ज्यादा टिकाऊ बना सकता है। ये तो प्रेम के 4 मुख्य आयाम हो गए: भावनात्मक बंधन, रोमानी प्रेम, निस्वार्थ प्रेम और आत्म प्रेम। स्रोत इन सब के पीछे कुछ बुनियादी तत्वों का भी जिक्र करते हैं। कहा गया है कि प्रेम के मूल में है संबंध, विश्वास, सम्मान और समझ। तो इस सब का क्या मतलब है? इन मूल तत्वों की क्या भूमिका है? इसका मतलब यह है कि प्रेम चाहे किसी भी रूप में हो, वो हवा में नहीं टिकता। उसे टिकने के लिए इन मजबूत स्तंभों की जरूरत होती है। स्रोत बताते हैं कि संबंध तो खैर प्रेम का आधार ही है, वो जुड़ाव का एहसास। लेकिन विश्वास के बिना कोई भी गहरा रिश्ता, चाहे वो दोस्ती हो, रोमानी हो या पारिवारिक, वो पनप नहीं सकता। विश्वास ही हमें एक दूसरे के सामने खुलकर आने, अपनी कमजोरियां साझा करने का हौसला देता है। और सम्मान? स्रोत सम्मान को कैसे देखते हैं संदर्भ में? स्रोत सम्मान को आपसी व्यवहार के गरिमा के तौर पर देखते हैं। मतलब दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, उनके विचारों, उनकी सीमाओं और उनकी स्वायत्ता का आदर करना। भले ही हम उनसे सहमत ना हो, फिर भी उनके नजरिए को महत्व देना। सम्मान के बिना प्रेम जो है वो अधिकार जमाने या नियंत्रण करने की कोशिश में बदल सकता है, जो प्रेम की मूल भावना के ही खिलाफ है। और फिर है समझ, मतलब एक दूसरे को जानने की कोशिश करना, उनके नजरिए को, उनकी जरूरतों को समझने का प्रयास करना। बिना समझ के गलतफहमियां पैदा होती हैं जो रिश्ते को कमजोर कर सकती हैं। तो ये चारों तत्व, संबंध, विश्वास, सम्मान, समझ, ये मिलकर प्रेम के किसी भी रूप को मजबूती देते हैं। लेकिन स्रोत एक और बहुत अहम बात कहते हैं कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, ये कर्म भी है, एक्शन भी है। इस पर थोड़ा और विस्तार से बताइए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत सिर्फ प्रेम को महसूस करने तक सीमित नहीं रखते। वो बताते हैं कि प्रेम असल में दिखाई देता है हमारे कामों में, हमारे एक्शन में। स्रोत कुछ उदाहरण भी देते हैं, जैसे दया दिखाना, समर्थन देना, त्याग करना और निष्ठावान रहना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये प्रेम को जीने का तरीका है। किसी के मुश्किल वक्त में उसका साथ देना, वो हुआ समर्थन। उसकी खुशी के लिए अपनी किसी छोटी मोटी इच्छा को छोड़ देना, त्याग, उसके भरोसे को कायम रखना, निष्ठा, ये सब प्रेम को क्रियान्वित करते हैं, उसे एक्शन में लाते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ मैं तुमसे प्रेम करती हूँ या करता हूँ कहना काफी नहीं है,
उसे अपने व्यवहार से, अपने कामों से साबित भी करना होता है। बिल्कुल। स्रोत का भाव यही है कि प्रेम एक सक्रिय प्रक्रिया है, सिर्फ एक निष्क्रिय अवस्था नहीं। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें लगातार निभाना पड़ता है, अपने चुनाव और अपने कामों के जरिए। दया का एक छोटा सा काम, मुश्किल में दिया गया सहारा, एक मुस्कान, ये सब प्रेम के ही अलग अलग रूप हैं जो रिश्तों को सींचते हैं और उन्हें जिंदा रखते हैं। भावनाएं तो आ भी सकती हैं, लेकिन ये कर्म रिश्ते को स्थिरता और गहराई देते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि प्रेम का इजहार करने के कितने अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, सिर्फ शब्दों के अलावा। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो प्रेम के विभिन्न आयाम पर आधारित इन स्रोतों से ये साफ होता है कि प्रेम को एक अकेली चीज नहीं है। ये एक बहुआयामी हकीकत है। इसमें परिवार और दोस्तों के साथ वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी है, साथी के लिए रोमानी आकर्षण और प्रतिबद्धता भी है, बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए कुछ करने की वो निस्वार्थ करुणा भी है, और हाँ, खुद के वजूद को सम्मान देने वाला आत्मप्रेम भी शामिल है। बिल्कुल सही सारांश है। और ये सभी आयाम, जैसा कि स्रोत बताते हैं, विश्वास, सम्मान और समझ जैसे मूल तत्वों पर टिके हैं। साथ ही ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं, बल्कि दया, समर्थन, त्याग और निष्ठा जैसे कर्मों में प्रकट होने वाली एक सक्रिय शक्ति भी है। तो अंत में ये सारे आयाम और तत्व मिलकर प्रेम की एक बहुत ही समृद्ध और जटिल तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, और स्रोत हमें प्रेम के इन विभिन्न रूपों से रूबरू कराकर एक दिलचस्प सवार के मुहाने पर छोड़ देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या प्रेम को इस तरह अलग-अलग श्रेणियों, भावनात्मक, रोमानी, निस्वार्थ, आत्मप्रेम में बांटकर समझना हमारे इसे महसूस करने और जताने के तरीके को वाकई बदलता है? क्या ये हमें प्रेम को बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद करता है, या फिर क्या असल जिंदगी में ये श्रेणियां इतनी साफ तौर पर बटी हुई हैं, या ये एक दूसरे में घुली मिली रहती हैं, कभी ये ज्यादा तो कभी वो? इस पर सोचा जा सकता है कि क्या ये वर्गीकरण प्रेम की जटिलता को सरल बनाता है या कहीं-कहीं उसे सीमित तो नहीं कर देता? विचार करने के लिए खुला प्रश्न है।